मॉर्निंग लाहौर, गुड मॉर्निंग। और जनाब आप सब लोगों को जागो लाहौर में खुश आमदीद कहते हैं। एक हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ में हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। नया दिन है, नई सुबह है और दुआ है कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने साथ साथ इर्द गिर्द के लोगों का भी खूब ख्याल रख रहे होंगे। जनाब उम्मीद करती हूँ कि आपका जो वीकेंड है वो बहुत ही भरपूर अंदाज में आप लोगों ने गुजारा होगा, खूब इंजॉय किया होगा। फैमिली के साथ हल्ला गुल्ला करने का जो मकसद है ना, यही होता है कि नए दिन का आगाज़, ख़ास तौर पर जो हफ्ते का पहला दिन होता है ना, वो फुल ऑफ एनर्जी के साथ हो। क्योंकि पहले दिन का आगाज़ अच्छा हो तो हमारा सारा हफ्ता ना बहुत ही बेहतरीन और एनर्जेटिक गुजरता है। इसलिए आपका काम से लगाव और आपकी कमिटमेंट बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हम सब ये बखूबी जानते हैं कि ज़िंदगी में साबित कदम रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। और बाज़ औक़ात बहुत सी मेहनतों का नतीजा ना इंसान देखता है कि कहीं ना कहीं ज़ाया चला जाता है। और आप ये सोचते हैं कि जनाब मैंने तो 10 साल या इससे भी ज़्यादा कितने सालों से मेहनत की है, लेकिन मुझे हासिल क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हासिल हुआ। यानी यूँ कहा जाए कि जनाब मेहनतों के सम्राट का ज़िया तो मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा, क्योंकि आपने कोशिश की है लेकिन किस्मत की कलम देखिए कि फ़ैसला आपके हक़ में नहीं आया है। लेकिन हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि एक बार में अगर हार मान के बैठ जाएं, पहले से हमें तैयार रहना चाहिए कि दूसरी मर्तबा भी नाकामी आए तो आए, लेकिन आगे बढ़ना है। और जब तक ये कामयाबी नहीं मिल जाती है जिसके हम काबिल हैं, हमने वो काम करते ही चले जाना है। तो इसलिए हम हमेशा की तरह आपको मोटिवेट करने के लिए और आपका मोराल हाई करने के लिए दोबारा से हाज़िर हो चुके हैं कि जनाब अपनी ज़िंदगी का मकसद जो है उसको बनाइए, आगे लेकर चलिए और उसके लिए जितनी हो सकती है मेहनत कीजिए। कभी भी हार नहीं माननी है और कभी भी दिल छोटा नहीं करना है। ऑब्वियसली हार और जीत होती रहती है, कभी आपको जीत मिल जाती है, कभी हार का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन दिल छोटा नहीं करना, मायूस नहीं होना, अफसरदा नहीं होना। अपनी ज़िंदगी में जो राइट टाइम होता है, जो आपके लिए मुकर्रर करदा वक्त होता है, वो ज़रूर आपके आप आगे आता है और उसी के अंदर रहकर आप जनाब अपनी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए जब आप काबिल होते हैं ना तो आपको ज़रूर चीज़ें मिल ही जाती हैं। तो कामयाबी के लिए जद्दोजहद और मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो आप करते चाहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाइए। हम भी आगे बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम में। और सेगमेंट है हमारा हेल्थ एंड फिटनेस, जिसमें हम सेहत के हवाले से ख़ास करके मुख्तलिफ मसाइल पर बात करते हैं और हमारे जो एक्सपर्ट होते हैं उनसे उसका बेहतर इलाज और एहतियात जानते हैं। तो जनाब जैसे जैसे गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, वैसे वैसे सेहत के हवाले से बहुत सारे जो मसाइल हैं ना वो भी जन्म ले रहे हैं। और इससे ज़्यादा मुतासर हमारा जो फेस है, हमारा चेहरा होता है, क्योंकि चेहरे पर दाने निकलना शुरू हो जाते हैं, पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। और इसके साथ साथ ये बड़ा तकलीफ दे और परेशानी का एक मरहला होता है, ख़ास करके ख़वातीन के लिए। तो इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। चेहरे की हसास और नफीस स्किन पर दाने बनकर खूबसूरती को मुतासर करने का ज़रिया बनते हैं। तो गर्मी के मौसम में अपने स्किन के मसाइल से किस तरह बच सकते हैं, कौन कौन से ट्रीटमेंट्स लिए जा सकते हैं, कौन कौन सी रेमेडीज़ हैं जो हम घर में ही कर सकते हैं, लेकिन इसके रूट कॉज क्या होते हैं, पिगमेंटेशंस क्यों होती हैं, पिंपल्स क्यों निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट्स के हवाले से बात करेंगे इन डिटेल में। आज हमने जनाब गुफ्तगू करनी है। इस वक्त इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नदा हसन सैयद हैं, जो कि एस्थेटिक फिजिशियन हैं। उन्हें वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। डॉक्टर नदा आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर नदा, जैसे ही गर्मी आती है या सर्दी आती है, आपको पता है ट्रांजिशन होता है वेदर का, तो हमारे स्किन की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स निकलना शुरू हो जाती हैं। तो गर्मियों में बहुत सारी पिगमेंटेशंस और पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं, पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाती है, टू टोन कलर भी होना शुरू हो जाती है। तो इसको आज हम डिटेल में गुफ्तगू करेंगे इसके ऊपर। तो सबसे पहले तो पिगमेंटेशन का बताइए, ये क्यों होती है? पिगमेंटेशन की बहुत सारी वजूहात होती हैं। मेल्स में भी होती है, फीमेल्स में भी होती है। एक तो हमारा जो स्किन कलर है ना, जो हमारा जो पाकिस्तानी ब्राउन स्किन कंसिडर की जाती है, उसमें वैसे भी पिगमेंट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। सो सबसे बड़ी वजह है सन एक्सपोजर। ठीक है, जेनेटिकली भी कुछ लोगों में होता है। आप देखो फैमिलीज चली आती हैं पिगमेंटेशन की,
उसके अलावा हार्मोनल इश्यूज फीमेल्स में बहुत होते हैं, प्रेगनेंसीज में पिगमेंटेशन ज़्यादा हो जाती है फेस पे लोगों के। एक तो पिगमेंटेशन होती है जिसको हम छाई कहते हैं, वो पूरे पैचेस बनते हैं, और एक छोटे छोटे फ्रेकल्स होते हैं जो अक्सर आपने वेस्टर्न लोगों को देखा है। तो ये डिफरेंट किस्म की पिगमेंटेशंस होती हैं, पाकिस्तानी स्किन्स में भी वो पाई जाती हैं, लेकिन जनरली वो थोड़े पठान और ये कश्मीर के एरियाज़ में फ्रेकल्स ज़्यादा होते हैं, छाइयाँ भी उनमें होती हैं। लेकिन ये हमारी स्किन टाइप है बेसिकली, जिसकी वजह से होती है। जेनेटिक इश्यूज भी होते हैं, हार्मोन्स भी होते हैं, और आपकी डाइट भी इस पे फ़र्क करते हैं, स्पेशली अगर आपके आयरन लेवल्स कम है। तो अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं छाइयों का तो आपकी स्किन रिस्पॉन्ड नहीं करती इतनी अच्छी तरह से इसको। अच्छा, हाँ जी। सो बेसिकली इट्स मल्टी फैक्टोरियल, बहुत सारी वजूहात होती हैं पिगमेंटेशन की। तो इसके क्या ट्रीटमेंट्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती है फिर ट्रीटमेंट्स में बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहले तो आपने सन ब्लॉक यूज़ करना है। आप जितनी मर्जी महंगी ट्रीटमेंट्स करा लें इसके लिए, आप अगर धूप से नहीं बचेंगे, आप अगर सन ब्लॉक नहीं लगाएंगे तो ये ठीक नहीं होंगी। पिगमेंटेशन छाइयाँ परमानेंटली नहीं जाती। अच्छा। ये टेम्परेरीली जाती हैं। फॉर एग्जांपल आपको बीपी है, आपको शुगर का इशू है, आप उसको मेंटेन करके चलते हो ना। आज तक तो कोई दवाई ऐसे नहीं बनी जो आप एक दफ़ा ले लो तो सारी उम्र बीपी ख़त्म हो जाए। आपने अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी है, आपने अपनी खुराक को थोड़ा सा चेंज करना है, आपने दवाइयाँ लेना है। इसी तरह पिगमेंटेशन को भी आप कंट्रोल करते हो, मेंटेन करते हो, एंड दैट्स वेयर वी कम इन। हम आपको बताते हैं कि वो किस तरह से करना है। डिफरेंट किस्म की पिगमेंटेशन है, कुछ लोगों की सुपरफिशियल होती है, फिर मिक्स्ड पिगमेंटेशन होती है, कुछ लोगों की डीप होती है। अब इसमें हम लेजर्स भी कर सकते हैं, हम इसमें इंजेक्शंस भी लगाते हैं डायरेक्टली इनटू द फेस। वाइटनिंग सीरम्स होती हैं जो हम लगाते हैं, एंड देन वी मेंटेन इट। मतलब डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं इसके भी, और वो देखकर पता चलता है कि आपको किस तरह की पिगमेंटेशन है और उसका कौन सा ट्रीटमेंट आपने लेना है। पेशेंट को देख के एक कस्टमाइज्ड प्लान बनाते हैं, और फिर उनको ये बताते हैं कि आपने घर में कैसे मेंटेन करने हैं, और आपके सेशंस कितने लेंगे और कितने कितने अरसे के बाद आपने लेना है। तो ये जो टू टोन स्किन हो जाती है गर्मियों में खास करके, इसका क्या इलाज है? टू टोन स्किन जनरली भी हो जाती है। मतलब हमारे फुल फेस अगर आप देखो, कुछ एरिया जैसे ये कॉन्वेक्स सर्फेसेस है ना, ये आपके लिप्स के पास है, सो उसमें होता ये है कि अगर आप प्रॉपर क्लेंजिंग, प्रॉपर केयर नहीं करोगे तो हर किसी को टू टोन स्किन हो जाएगी। तो सबसे ज़रूरी चीज़ वंस अगेन सन ब्लॉक, ठीक है। दूसरा, आपने अपनी स्किन के मुताबिक मॉइस्चराइजर प्रॉपर यूज़ करना है। गर्मियों में नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि बहुत पसीना आ जाता है। हाँ, बट दैट डिपेंड्स ऑन योर स्किन। कुछ लोगों की स्किन बहुत ड्राई होती है, आपने वो उसके मुताबिक मॉइस्चराइजर यूज़ करना है। जिनकी स्किन ऑयली होती हैं, दे कैन यूज़ जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स इफ़ नीडेड, ठीक है। उसके अलावा रात को क्लेंजिंग बहुत ज़रूरी है। आपने कोई मेकअप वगैरह किया हुआ है, प्लीज़ टेक इट ऑफ, बिकॉज और वो पोर्स को क्लॉग करके मज़ीद ख़राब करते हैं ना स्किन को। सो बिल्कुल आप जब सोएं तो बिल्कुल साफ़ सुथरी स्किन के साथ सोएं। सुबह भी यूज़ अ सन ब्लॉक, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी डाइट का ख्याल रखें, टेक प्लेंटी ऑफ वाटर। ये जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं उसमें बड़े अच्छी वाइटमिन्स और आयरन और इस तरह की चीज़ें होती हैं दैट एक्चुअली हेल्प विद योर स्किन। और ठंडा पानी, जब अल्लाह की तरफ से ये होता है कि जो हम 5 वक्त वज़ू करते हैं, उसमें अगर आप ठंडे पानी के साथ हाँ वो करें तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन आजकल ये चल भी रहा है कि बाउल में पूरे वो बर्फ डाल के वो पोर्स को भी आपको आपके टाइटन करेगा, आपके स्किन को भी टाइटन करेगा। हाँ जी, बिल्कुल इट हेल्प्स यू, इट डज। बट देन अगर आपकी स्किन ड्राई है, उसके बाद यू नीड टू यूज़ अ मॉइस्चराइजर। अच्छा, ये नहीं है कि आपने फेस पे वो कर दिया पानी के साथ करके और फिर बैठ गए। अगर ड्राई स्किन है तो मॉइस्चराइज नहीं करेंगे तो मज़ीद ख़राब होगी स्किन। लेकिन आजकल बहुत सारे डॉक्टर नादा आपने देखिए कि सीरम्स हम लोग खुद ही यूज़ कर रहे होते हैं घर पे। बहुत सारी लड़कियां भी हैं वो देखती हैं कि वीडियोस आ रही हैं, ये सीरम इसके लिए यूज़ कर ले, ये सीरम इसके लिए यूज़ कर ले। गर्मियों में क्या करने चाहिए सीरम्स यूज़, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हमारे स्वेटिंग हो रही होती है, ऑयल निकल रहा होता है स्किन के अंदर से भी। नहीं, हर किसी का नहीं निकलता ना ऑयल। अब कुछ लोगों की बहुत ड्राई स्किन होती है, वो गर्मियों में भी उनको मॉइस्चराइजेशन करने की जरूरत किस तरह के सीरम यूज़ करें जो है वो डिपेंड करता है आपकी स्किन टाइप पे, ठीक है। कुछ लोगों की फॉर एग्जांपल अगर आपकी पिगमेंटेशन वाली स्किन है और आपकी एक्ने प्रोन स्किन नहीं है, जैसे दाने निकलते हैं वो दानों वाली नहीं है, तो आप आराम से विटामिन सी सीरम
सुबह लगा सकते हैं, बट उसकी कॉन्सेंट्रेशन देखनी पड़ती है विटामिन की कितनी है उस, और वो फिर आपको कोई प्रॉपर एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर या कोई एस्थेटिशियन या डॉक्टर ही बता सकते हैं, और वो आप लगाएंगे, और दैट एक्चुअली प्रिवेंट्स जो हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन रेज होते हैं। जब आप सुबह में विटामिन सी सीरम लगाते हो तो वो एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। ऑक्सीजन रेडिकल्स जो हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी में बनते हैं बिकॉज ऑफ द सन, वो नहीं होने देता, वो इट एक्चुअली रियली हेल्प्स। और फिर उसके ऊपर आप सन ब्लॉक लगाएं, स्क्रीन उसके ऊपर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड सन ब्लॉक इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप, कोई भी नहीं उठा के आप लगा सकते हैं। ओके, तो वो कैसे पता चलेगा? वो डॉक्टर के पास जाकर ही पता चलेगा या हम घर पे भी खुद टेस्ट कर सकते हैं? टेस्ट देखिए, अगर आपकी बहुत ऑयली स्किन है तो यूज़ अ जेल बेस्ड या इवन पाउडर फॉर्म में सन ब्लॉक्स आए हुए हैं। ओके, और अगर आपकी नॉर्मल टू ड्राई स्किन है तो आप क्रीमी सन ब्लॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। बट इट रियली डिपेंड्स कि आपकी स्किन टाइप कैसी है। अगर कोई प्रमोशन हो रही है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप प्लीज़ उसको यूज़ नहीं करें जब तक आपकी स्किन टाइप का आपको पता नहीं, क्योंकि वो चीज़ नहीं सूट करेगी। तो आपके पास पेशेंट्स आते हैं जो कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हैं और बहुत सारे रैश होते हैं, स्किन जली हुई होती है, बहुत ख़राब हालत में आते हैं, और गलत प्रोडक्ट्स यूज़ करके एक्ने भी इनका होता है। सो एक्ने प्रोन स्किन की रिजीम ही डिफरेंट है, ड्राई स्किन के रिजीम डिफरेंट है, नॉर्मल स्किन के रिजीम डिफरेंट है, एंड यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप बेसिकली। अच्छा, जैसे डॉक्टर नादा आपने विटामिन सी की बात की है, नाइसिनामाइड भी बहुत ज़्यादा आजकल है, देन हाइलुरोनिक एसिड का भी बहुत ज़्यादा आजकल सुन रहे हैं, रेटिनॉल का बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं कि वो लगाएं, रिंकल्स और फाइन लाइंस जो है आपकी वो एंटी एजिंग है, वो वाकई इट इज़ रेटिनॉल। अब ये जो सिरम्स हैं, अब नाइसिनामाइड आपके पोर्स को भी ब्लॉक कम करता है, श्रिंक करता है, एंड इट आल्सो हेल्प्स विद आपके स्किन टोन भी बेहतर करता है, थोड़ी सी ड्राइनेस करता है वो, लेकिन ग्लो भी आती है उससे। अब वो जिनका एक्ने प्रोन स्किन है दे कैन यूज़ नाइसिनामाइड। रेटिनॉल भी यूज़ कर सकते हैं। रेटिनॉल थोड़ी सी एजिंग स्किन में अगर आप यूज़ करें इट्स बेटर। बेसिकली विटामिन ए से डिराइव हुआ है, इसका हल्के से, अब इसकी डिपेंड करता है कि आप कंसंट्रेशन क्या यूज़ कर रहे हो। ऑलवेज स्टार्ट विद द लोएस्ट कंसंट्रेशन, बिकॉज ये स्किन को इरिटेट करता है, स्किन नीड्स टू गेट यूज्ड टू इट। और वो भी कहते हैं कि पी साइज का यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं यूज़ करना। बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना होता। यू हैव टू यूज़ अ पर्टिकुलर अमाउंट। मैं जनरली लोगों को कहती हूँ 2-3 ड्रॉप से साइड पे लगा लें, 2-3 इस पे, और जस्ट मसाज इट इन। तो येस इट डज कॉज एंटी एजिंग, लेकिन जैसे लोग समझते हैं ना कि कोई मिरेकल हो जाएगा 10 दिनों में, ऐसे नहीं होता। आपकी कोलेजन बनते बनते, क्योंकि आपकी एंटी एजिंग कैसे होती है, आपके न्यू ब्लड वेसल्स बनते हैं आपकी स्किन में, कोलेजन बनती है, टाइप 1 कोलेजन बनती है। दैट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, एक नेचुरल प्रोसेस है जो महीना 2 महीना लगाता है। तो यू हैव टू यूज़ द सीरम्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं कि नहीं, अच्छा हफ्ते बाद रिजल्ट ही नहीं आया, आप समझ ही नहीं आ रही, इतने महंगे की यूज़ थोड़ा सा यू स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट्स, बट यू हैव टू यूज़ इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। और रेटिनॉल प्लीज़, मैं सबको ये बताऊंगी कि सिर्फ रात को लगाना है। अच्छा, रेटिनॉल आप प्लीज़ दिन में नहीं लगाएं, वो आपकी स्किन को धूप के साथ रिएक्ट करके बर्न करेगा। सो जो लेटेस्ट रिजीम है, द बेस्ट रिजीम, विटामिन सी सीरम इन द मॉर्निंग, और उसकी भी कंसंट्रेशन आपने देखनी है आप कितना यूज़ कर रहे हो, एंड रेटिनॉल्स एट नाइट, रेटिनॉल इन द नाइट लगाना है। और दूसरा ये कि रेटिनॉल पूरे वीक में 2 दिन मैंने तो सुना है कि लगाना है। इट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन। कुछ सिरम्स हैं जो आप डेली लगा सकते हो। अच्छा, ठीक और है। कुछ हैं जिनकी कंसंट्रेशन हायर है, देन यू कैन यूज इट ट्वाइस इन अ वीक। वो रियली डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। लेकिन इनमें भी मैंने देखा है कि क्रीम फॉर्म में भी है, कुछ सीरम फॉर्म में भी है। सीरम फॉर्म में जो होता है दैट इज जनरली मोर कॉन्सेंट्रेटेड। अच्छा, क्रीम फॉर्म में भी होता है, लेकिन वो पे बहुत माइल्ड होता है। सही। वो आप रोज रात को लगा सकते हैं। इट टेक्स अ लॉट लॉन्गर फॉर दैट टू वर्क। जी। तो ट्रीटमेंट्स पे, जैसे गर्मियाँ आ गई हैं, थोड़ा सा ट्रीटमेंट्स पे आ जाते हैं कि किस तरह के ट्रीटमेंट्स लड़कियों को लेने चाहिए, या जो ख़वातीन हैं जो घर में रहती है, जिन्होंने हर टाइम चूल्हे के पास रहना है, तो वो किस तरह की ट्रीटमेंट्स ले सकती हैं? इट डिपेंड्स ऑन योर स्किन अगेन। सबसे ज़रूरी चीज़ है आप हाइड्रा फेशियल ज़रूर कराएं। सही। एक मेडिकल ग्रेड फेशियल है जिससे आपके सारे जो पोर्स क्लॉग अप हुए होते हैं, डर्ट अंदर से वो निकाल के खींच देता है, और स्किन आपकी साफ़ सुथरी होती है। फिर सिरम्स आपकी स्किन के मुताबिक जो उसमें लगाते हैं वो बहुत अच्छे आपकी स्किन पे ग्लो भी आती है। एंड देन यू नीड टू मेंटेन इट। यहाँ पे मैं एक ये बात करती चलूँ, लोग ये समझते हैं कि जो ट्रीटमेंट्स हैं बस हमें एक दफ़ा करा लें, उसके जो 4-5 सेशंस हैं ले लें और फिर सारी उम्र के लिए हो जाएगा। सही। ऐसे नहीं होता।
आपकी एजिंग चल रही होती है थ्रू आउट। सबसे ज़्यादा क्या चीज़ एक्सपोज्ड होती है धूप से? आपका फेस। सो ऑब्वियसली दो किस्म की एजिंग होती है, एक इंट्रिंसिक एजिंग होती है जो आपकी जेनेटिक एजिंग होती है, जो अल्लाह की तरफ से जीन्स में आपकी एजिंग है। एक एजिंग होती है एक्सट्रिंसिक, जो इन्वायरमेंट धूप की वजह से होती है, जो आप अगर ख्याल नहीं रखते, आप मॉइस्चराइज नहीं प्रॉपर करते तो उस वजह से होती है। इंट्रिंसिक एजिंग का तो हम डाइट के साथ थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक्सट्रिंसिक एजिंग तो हमारे हाथ में है ना, वो तो हम ख्याल कर सकते हैं। हम अच्छा सन ब्लॉक लगा के, प्रॉपर मॉइस्चराइजर लगा के, तो उसके साथ हम इसको मेंटेन कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट मेंटेनिंग योरसेल्फ, देयर इज़ नो मैजिक वॉन्ड। अपना स्किन का ख्याल रखोगे। अब आप इट्स लाइक सेइंग कि मैंने एक दफ़ा स्केलिंग करा ली है, अब सारी उम्र मैंने स्केलिंग नहीं करानी। आपने दांत भी ब्रश करने हैं उसके बाद, यू नो। सो इट्स द सेम विद स्किन, यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट बिकॉज एजिंग चल रही है, यू आर एक्सपोज टू द एनवायरनमेंट एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर स्किन। दूसरी बात ये कि हर किसी की स्किन, ज़रूरी नहीं है कि आज आपने एक ट्रीटमेंट लिया है उससे आपकी स्किन बेहतर हुई है तो सेकंड टाइम भी उसी से बेहतर हो। अच्छा, उस टाइम पे जब आप अभी कराएंगे, मैं आपको कहूँगी आप हाइड्रोफेशियल करा लें, हल्की सी कोई ग्लो पील करा लें, व्हाटएवर। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू कमिंग टू मी विद अ पिगमेंटेशन, तो मैं आपको इसकी ट्रीटमेंट बताऊंगी ना, और यू कमिंग टू मी विद एक्ने, तो मैं फिर उसके मुताबिक आपको बताऊंगी कि क्या करना है। सो आपकी स्किन केयर रूटीन और आपके ट्रीटमेंट्स are interlinked होते हैं ना। it depends on the condition of your skin at that time, कि किस तरह की होती है। अगर आपकी एक्नी प्रोन है तो फिर वो एक्नी के हवाले से ही फिर आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा। ये नहीं कि फिर आप हाइड्रा फेशियल कराएं और आपकी छुट्टी हो जाएगी। हाइड्रा फेशियल भी अगर आप कराएं तो फिर वी गोइंग टू यूज सीरम्स जो एक्ने के लिए बेहतर होता है। अब बहुत सारे लोग समझते हैं कि हाइड्रा फेशियल इज जस्ट अ वन थिंग जिसपे सबको एक ही जैसे सीरम्स यूज होते हैं, ऐसे नहीं होता। डिफरेंट स्किन मिसकंसेप्शन ही है सब लोगों की फिर। जी, डिफरेंट स्किन्स के ऊपर डिफरेंट सीरम्स यूज होते हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो हाइड्रा में डिफरेंट सीरम्स यूज होंगे, डिफरेंट उसके अंदर जो सक्शन होती है उसके अंदर हम स्पेशल पील्स डालते हैं, वेरी माइल्ड वंस, तो वो डिफरेंट स्किन टाइप्स के लिए डिफरेंट होती हैं। जी, इट्स नॉट द सेम फॉर एवरीबडी। तो बहुत सारे लोग जो कहते हैं ना हाइड्रा के बाद हमें ये प्रॉब्लम हो गया, वो हो गया, इट्स बिकॉज द राइट सीरम्स आर नॉट बीइंग यूज्ड। जी, और वो भी उन लोगों के साथ, उन लोगों के पास जाते होंगे जिनको नॉलेज नहीं है इस चीज़ की। बहुत क्वैकरी भी तो इस चीज़ में भी आ गई हुई है ना, हर कोई फिर अपने वो सैलून्स बना के बैठे हुए हैं। अच्छा, दूसरा ये हाइड्रा फेशियल्स में भी बहुत ज़्यादा फेशियल, जैसे अजीब से नाम है, पता नहीं वो कैसे कैसे, और देन PRP भी है, स्किन की PRP भी होती है। उसकी से क्या फ़ायदा हो सकता है हमारे स्किन को? बेसिकली PRP आपका हम ब्लड लेते हैं, उसमें से उसका येलो पार्ट सीरम निकालते हैं जिसमें बहुत सारे प्लेटलेट्स होते हैं। आपकी स्किन में कहीं भी जब कोई किसी किस्म की भी इंजरी होती है तो वहाँ पे प्लेटलेट्स आते हैं, वो ग्रोथ फैक्टर्स निकालते हैं और आपकी कोलेजन बनती है, आपकी स्किन हील होती है, रिजेनरेट होती है एनीवेयर इन द बॉडी। तो हम उस बेस पे चलते हैं कि हमने वो आपके प्लेटलेट्स निकाले, हमने बॉडी को, अब बॉडी को तो नहीं पता ना कि झूठ मूठ का हम कर रहे हैं या वो सच्ची में इंजरी हुई है, तो जब हम उसको एक कंट्रोल्ड इंजरी देते हैं, इट्स अ कंट्रोल्ड इंजरी। अच्छा, वो जब देते हैं तो बॉडी को लगता है कि यहाँ तो इंजरी होगी, बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स उधर भेजो बहुत सारी केमिकल्स वहाँ पे आपके बॉडी के आते हैं जो हील करते हैं, उससे आपकी एंटी एजिंग होती है, स्किन टाइट होती है, फाइन रिंकल्स बेहतर होते हैं, डार्क सर्कल्स बेहतर होते हैं, ग्लो आती है स्किन में, एंड इट एक्चुअली आपकी एजिंग को डिले भी करती है अगर आप इसके रेगुलर सेशंस लो। अच्छा, एंड आई टेल एवरीबडी इट इज़ योर ओन ब्लड दैट वी आर इंजेक्टिंग इनटू योर फेस। इसका क्या लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट हो सकता है? नहीं हो सकता ना, आपके अपने ग्रोथ फैक्टर्स हैं और वो अंदर से आपको हील कर रहे हैं। सही। और ये क्या इंजेक्शन के थ्रू होता है? ये इंजेक्शन के थ्रू भी होता है, विच मेरे ख्याल में अगर इंजेक्शन और माइक्रो नीडलिंग, अब माइक्रो नीडलिंग भी हर स्किन पे नहीं हो सकती। अच्छा, एक्ने प्रोन स्किन पे हम नहीं करते, एक्टिव एक्ने पे नहीं करते, लेकिन अगर आप इंजेक्शन के साथ माइक्रो नीडलिंग करें, अगर आपकी स्किन इस कंडीशन में है कि माइक्रो नीडलिंग हो सके, तो दैट इज़ एन अमेजिंग ऑप्शन। इंजेक्ट भी करें, माइक्रो नीडलिंग भी करें समटाइम्स। अब जैसे एक्ने प्रोन स्किन है उसमें हम PRP करते हैं तो एक्ने बहुत बेहतर हो जाता है, पीपल हु आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू अदर ट्रीटमेंट्स। PRP is being used in heart transplants, in dental implants,
PRP में नॉन हीलिंग अल्सर्स जो होते हैं डायबिटिक्स में, जो वुंड उनके हील नहीं हो रहे होते हैं, उसमें यूज़ हो रही है। आपके नीज जहाँ पे इंजरी हो जाती है, स्पैज्म हो जाते हैं, उसमें यूज़ हो रही है। ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन में यूज़ हो रही है PRP। अच्छा, वाह क्या बात है। और ये हर कोई करवा सकता है, इसकी कोई एज एवरीबडी लिमिट कैन है? गेट इट डन। हमने सिर्फ आपके प्लेटलेट्स देखने हैं कि कैसा है। लेकिन एज लिमिट है कि मतलब ये कोई भी नहीं है? आपके सिर्फ हमने ये देखना है कि प्लेटलेट्स कितने हैं। आपके प्लेटलेट्स अगर नॉर्मल हैं तो यस वी कैन एब्सोल्युटली डू इट। क्या बात है। बड़ी ही जो है जिद्दत आती जा रही है जनाब इस चीज़ में कि आप किस तरह अपनी स्किन का ख्याल रख सकते हैं और कौन कौन सी ट्रीटमेंट्स लेकर आप अपनी स्किन की बेहतर टेक केयर कर सकते हैं और तमाम पे जितने भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है वो आपकी ख़त्म हो सकती हैं। डॉक्टर नादा हसन सैयद हमारे साथ मौजूद थी, एस्थेटिक फिजिशियन है डॉक्टर नादा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई और बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के, और बहुत अच्छी टिप्स डॉक्टर नादा हमें दे के जा रही हैं कि किस तरह आपने अपनी स्किन का ख्याल रखना है। और जनाब अब आगे बढ़ते हैं, कुछ अपनी सेहत का और फिटनेस का भी ख्याल रख लेते हैं कि जनाब किस तरह योगा करके हमने खुद को फिट रखना है। तो योगी नईम हमारे साथ मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं और आज की योगा की टिप्स उनसे लेते हैं। जी योगी नईम साहब बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर को योगा के ज़रिए से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि बढ़ती हुई मर्ज़ है। हर किसी को देखें तो हाइपरटेंशन का शिकार है, और योगा से हम ऐसी कोई हेल्प लें जिससे हमें जो है बग़ैर मेडिसिन के अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने की टेक्निक समझ में आ जाए। और इसके लिए बहुत सदियों से आजमूदा कुछ टोटके योग के अंदर मौजूद हैं कि अगर आप उन चीज़ों पे अमल कर लें तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहना शुरू हो जाता है बग़ैर मेडिसिन के, आपको टैबलेट की ज़रूरत नहीं रह जाती। योग ये कहता है कि इंसान के अगर दो हिस्से करें तो राइट नॉस्ट्रिल जो है इसका सूरज के साथ ताल्लुक़ है, लेफ़्ट नॉस्ट्रिल का ताल्लुक़ चाँद के साथ है। आपके राइट साइड से सूरज की एनर्जी अंदर जाती है जो कि गर्म है, और लेफ़्ट साइड से चाँद की एनर्जी अंदर जाती है जो कि ठंडी है। और जब आपका बीपी शूट करता है तो इसका मतलब है हरारत बढ़ चुकी है, अंदर गर्मी बढ़ चुकी है। तो करना क्या है कि आपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद कीजिए, लेफ़्ट साइड से सांस लीजिए और राइट साइड से एक्सहेल कर दीजिए, निकाल दीजिए। इस अमल को आप कम से कम 5 मिनट करें। मैं दोबारा बताऊंगा कि लेफ़्ट साइड से सांस लीजिए जिसका ताल्लुक चांद के साथ है, ठंडक है, और ये इसको सूरज को निकालिए, राइट साइड से फारग कीजिए सांस को। तो लेफ़्ट साइड से सांस को लेना है, राइट साइड से निकालना है। याद रखिएगा अगर आपने इसको उल्ट किया तो इससे बीपी और शूट कर जाएगा। याद रखना है कि आपने लेफ़्ट साइड से इनहेल करना है, लेफ़्ट साइड से आपका सांस एक्टिव होना चाहिए, और राइट साइड से सांस को बाहर खारिज करना है। अगर आपने इसको उल्ट किया तो फिर अगर आप बीपी लो के शिकार होते हैं तो आप इसको उल्टा कर सकते हैं। आपने राइट साइड से फिर सांस को लेना है, लेफ़्ट से निकालना है। तो राइट साइड सूरज, लेफ़्ट साइड चांद, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ़्ट साइड नेगेटिव। तो इस तरह आप दुनिया की कोई भी मशीन देख लें, 2 तारों से चलती है, एक पॉजिटिव तार होती है, एक नेगेटिव होती है। तो इंसान का जो फ्यूल है वो ऑक्सीजन है। तो राइट साइड आपकी पॉजिटिव तार है, लेफ़्ट साइड नेगेटिव तार है। तो जब भी आपको गर्मी की एहसास हो, गर्मी आपको शदीद लगती है, आपको बीपी शूट करता है, आपके किसी भी जगह गर्मी है, फीवर है, यहाँ तक कि आपके अंदर टेम्परेचर बढ़ चुका है, तो आपने क्या करना है कि अपनी ठंडी तार को एक्टिव करना है। लेफ़्ट साइड से सांस लिया और राइट साइड से निकाल दिया। इसमें क्या करते हैं, आप चांद की एनर्जी को एक्टिव करते हैं और सूरज की एनर्जी को निकालते हैं, खारिज करते हैं। और इसके अलावा जो टेक्निक इस्तेमाल हो सकती है, जब भी इंसान सांस लेता है और अगर सांस को बहुत स्लो निकाले, आम रूटीन में अगर आप दोनों नॉस्ट्रल से सांस लेना चाहते हैं और आप लेफ़्ट साइड से सांस लेके राइट से नहीं निकालना चाहते, और आप ये किसी जगह ऐसी जगह बैठे हैं जहां आपको जो है वो बीपी शूट कर चुका है लेकिन आप हाथों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो एक और बहुत बेहतरीन टेक्निक है जिसके ज़रिए से आप अपना बीपी फ़ौरन नीचे ला सकते हैं। फ़ौरन 5 मिनट के अंदर अंदर आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। वो टेक्निक ये है कि जब आप सांस लें तो सांस को निकालते हुए आपने इतना कंट्रोल लेके आना है सांस पे कि अगर आपने 5 सेकंड में सांस को लिया है तो अगर 10 सेकंड में, 15 सेकंड में, 20 सेकंड में आप सांस को निकालते हैं तो फ़ौरन आपका बीपी नीचे आना शुरू हो जाएगा। मतलब सांस को निकालने में आप जितना स्लो सांस को निकालेंगे, कंट्रोल के साथ निकालेंगे, आपको ब्लड प्रेशर का इशू ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। सांस को रोकना नहीं है। मैं भी आपके सामने करूंगा, मैं सांस लेते हुए हाथ को ऊपर लेके जाऊंगा ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कितना टाइम में सांस लिया और कितने टाइम में सांस को निकाला। मैं अभी सांस लूँगा नाक के ज़रिए से, तो एक तरतीब याद रखिएगा कि मैंने 5 सेकंड में सांस को लिया तो मैं 20 सेकंड में सांस को निकालूंगा।
जितना लंबा सांस को निकालेंगे और जितना स्लो निकालेंगे बीपी नॉर्मल रहना शुरू हो जाएगा। इसके लिए पोस्चर कौन से करने हैं, इसके लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा। आप खड़े होकर या चेयर पर बैठकर अपने सर को नीचे की तरफ झुका दें। जितना आप नीचे को झुक के बॉडी को लूज़ कर देंगे और लंबे गहरे सांस लेते रहेंगे। सांस को रोकना नहीं है, सांस लेते रहेंगे। अपनी बॉडी को नीचे रखिए। हाथ अगर नीचे नहीं भी टच होते तो कोई बात नहीं, अपने सर को नीचे। और जनाब योगी नईम साहब हमारे साथ मौजूद थे, योगा के टिप्स हमें दे रहे थे। योगी साहब बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। तेरे इल्मो मोहब्बत की नहीं है इंतहा कोई, नहीं है तुझसे बढ़कर साज़े फितरत में नवा कोई। उस्ताद कौम का मोहसिन भी होता है और मेमार भी। उस्ताद वो अजीम हस्ती है जिसका मकाम बहुत बुलंद है। उस्ताद नौनिहालाने वतन की तालीम का फरीज़ा सरअंजाम देता है और उस्ताद की वजह से एक बाशऊर और तालीम याफ्ता मुआशरा वजूद में आता है। उस्ताद बच्चों को जहालत के घड़े से निकालकर इल्म के नूर की तरफ ले जाता है। वालिदैन के बाद जिन मुअज़्ज़ज़ हस्तियों की इताअत हम पर फ़र्ज़ है वो हमारे असातिज़ा कराम हैं, क्योंकि अगर वालिदैन हमारी जिस्मानी नशोनुमा का सामान फ़राहम करते हैं तो असातिज़ा हमारी रूहानी तरबियत का सबब बनते हैं। मगर अलमिया ये है कि हमारे यहाँ उस्ताद को मुख्तलिफ़ चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और हम उस्ताद को वो मकाम ही नहीं दे पा रहे जिसका वो हकदार है, बल्कि हमारे मुआशरे में उस्ताद का कोई मकाम ही नहीं है। यही वजह है कि आज हम पस्ती की जानिब जा रहे हैं और दीगर कौमें जो उस्ताद का एहतराम करती हैं वो उरूज की जानिब गामज़न है। इस मुल्क में दुख तकलीफ़ और मुआशी चैलेंजेस से लड़ते उस्ताद के लिए हुकूमत की जानिब से एक और परेशानी और तकलीफ़ इनायत कर दी गई है। मुरासले के मुताबिक आपको बताऊं तो जनाब असातिज़ा को इंक्रीमेंट वापस करना होगा और जिन असातिज़ा ने टाइम स्केल प्रमोशन के इंक्रीमेंट किया वापस करेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम एजुकेशन अथॉरिटी से ज़िमन में सर्टिफिकेट मांग लिया है और हाजिर सर्विस और रिटायर्ड असातिज़ा से इंक्रीमेंट वापस लिया जाएगा, जबकि ये बताया जा रहा है कि दर्जनों असातिज़ा ने टाइम स्केल प्रमोशन के बाद इंक्रीमेंट हासिल किए थे। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जनाब हम किस जानिब जा रहे हैं। हुकूमती मुरासले से लेकर कौमों के तरक्की में उस्ताद के किरदार पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। उस्तादों को किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं और एक मुतालबा आता है उस्तादों की तरफ से कि जनाब हमें मुस्तकिल बुनियादों पर जो है हमें सैलरीज़ नहीं मिलती हैं, हमें इंक्रीमेंट्स जो मिले हैं अब वो बताया जा रहा है कि वो वापस कर दिए जाएंगे। तो ये किस तरह का मुरासला आया है, इसकी वजह से हमारा जो महकमा स्कूल है, जो एजुकेशन का महकमा है, वो कितना इफ़ेक्ट होगा, इस पर आज हम बात करेंगे। इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ आतिफ परवेज़ हैं, वो मौजूद हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है, और उनके साथ हमें राना लियाकत हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं पंजाब टीचर यूनियंस के। आतिफ आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, और सर आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। आतिफ सबसे पहले तो आप ही की तरफ आऊँगी, आप ही की ये ब्रेकिंग थी, तो आप ही हमें बताइए कि क्या मुरासला आया है कि इंक्रीमेंट वापस करने पड़ेंगे असातिज़ा को, क्या मतलब है इसका? जी बिल्कुल, जैसे आपने इंट्रो में बताया कि असातिज़ा को जितनी अहमियत है उनकी कौम को संवारने में, बनाने में असातिज़ा का किरदार होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि जो सहूलियात या जो चीज़ें असातिज़ा को मिलनी चाहिए ताकि वो अपनी तमाम तर तवज्जो जो है वो तदरीस पर रखें, लेकिन यहाँ पर आए रोज़ असातिज़ा को जो है वो इस तरह के मसाइल में उलझाए रखता है ताकि वो दफातर के चक्कर लगाते रहें, एहतजाज करते रहें, सड़कों पर रहें। तो उसी में से एक ये भी है कि महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से, बल्कि हुकूमत पंजाब की जानिब से तमाम महकमों के जो मुलाजमीन अफसरान हैं उनको टाइम स्केल प्रमोशन दिया गया था। यानी कि जो 10 साल से एक ही सीट पर मौजूद हैं, एक ही ग्रेड में मौजूद हैं, उनको अगले ग्रेडों में प्रमोट कर दिया गया। तो वो महकमा स्कूल एजुकेशन ने भी किया, लेकिन फिर महकमा ख़जाना को ख्याल आया कि नहीं, ये नोटिफिकेशन ठीक नहीं हुआ, इसको दुरुस्त करना है। और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ टाइम स्केल प्रमोशन उनको मिलेगा जिनकी कैडर में आगे प्रमोशन की
गुंजाइश नहीं है। अच्छा। तो लेकिन फिर मरासला जारी हुआ और अब ये कहा जा रहा है कि ये जो इंक्रीमेंट जो असातिज़ा ले चुके हैं वो वापस हों। इससे पहले चला जाए, साल पहले जब ये 1.5-2 साल पहले जब ये मरासला जारी हुआ था प्रमोशन का, और उसके बाद महकमा खजाना का वजाहती मरासला आया, महकमा स्कूल एजुकेशन ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ को कहा कि जो इंक्रीमेंट दिए जा चुके हैं वो वापस लें। उसके ऊपर असातिज़ा अदालतों में चले गए, फिर अदालतों से अब फिर अथॉरिटीज़ को कहा जा रहा है कि तमाम असातिज़ा से ये इंक्रीमेंट वापस ले लिए जाएं। इसमें लाहौर अथॉरिटी की बात करें तो यहाँ के भी दर्जनों असातिज़ा जो हैं इस फैसले से मुतासर होंगे। और मैं तो कहूँगी कि ये जुल्म है कि मतलब असातिज़ा से इंक्रीमेंट जो उनकी जो दी हुई चीज़ है वो वापस मांगी जा रही है। राना लियाकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप क्या कहेंगे इस फैसले के ऊपर, किस तरह का ये फैसला है आप लोगों के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान में सूबा पंजाब में कहीं भी उस्ताद को कोई अहमियत नहीं दी जा रही। ठीक है। अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 माह से असातिज़ा जो हैं वो मरदमशुमारी पर अंगेज हैं। यानी कि हमारे 9th और 10th के जो रिज़ल्ट हैं वो बुरी तरह मुतासर हो चुके हैं, और आगे जो हमने दाखिला करना है उस्ताद अवेलेबल नहीं है, तो उसकी वजह से दाखिला भी नहीं हो पा रहा। सही। अब आ जाते हैं टाइम स्केल की तरफ। हमारा ये शुरू से मुतालबा रहा है कि चूँकि असातिज़ा की प्रमोशन 15-15, 20-20 साल, 30-30 साल तक प्रमोशन नहीं होती, वो एक ही पोस्ट पर आते हैं और वहीं पर रिटायर हो जाते हैं। अगर कहीं प्रमोशन उनको मिलती भी है तो फिर उनको अपनी सीटें छोड़ के दूर दराज इलाकों में जाना पड़ता है, और वो उम्र के इस हिस्से में होते हैं कि वो नहीं जा पाते। अब हर आदमी की ये ख्वाहिश होती है कि जब मैंने कोई महकमा या कोई पोस्ट मैंने ज्वाइन की है तो मुझे वहाँ पर प्रमोशन भी मिले। अब उसके लिए जो गवर्नमेंट है ये टाइम टू टाइम ऐसी पॉलिसी नाफिज करती हैं जिससे मुलाजमीन को फ़ायदा होने के बजाय उल्टा नुकसान हो जाता है। अच्छा। अब हमारा मुतालबा ये है कि हमारी प्रमोशन जब 15-20 साल या 30 साल नहीं हो पाती तो आप हमें भी टाइम स्केल दे दें। हम वो प्रमोशन छोड़ देते हैं दूसरी, हम उसी सीट पर बैठे रहेंगे, लेकिन हमारे जो माली मराहत हैं उसमें इजाफा कर दिया जाए, ताकि हमारा स्केल जो ग्रेड प्राइमरी टीचर जो ग्रेड 14 में भर्ती होता है वो ग्रेड 15, 16, 17 में जाकर रिटायर हो जाए। टाइम स्केल के लिए एक टाइम मुकर्रर कर दिया जाता है कि हर 10 साल के बाद जो है मुलाजम को उसी पोस्ट पर अपग्रेड कर दिया जाएगा, उसका स्केल बढ़ा दिया जाएगा, उसकी माली जो मामलात हैं उसमें इजाफा हो जाएगा। अब ये जो सिनेरियो इस वक्त चल रहा है, ये पंजाब में तकरीबन मेरे ख्याल में तकरीबन 10 से 12 हज़ार लोग ऐसे हैं कि जिनको 2018-19 में टाइम स्केल दिया गया। सही, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो देने वाले थे वो उस वक्त सोए हुए थे, उनको नहीं पता था कि हम क्या कर रहे हैं, फिनांस को नहीं पता कि हम एक लेटर जारी कर रहे हैं, इसके ऊपर पूरे पंजाब में इम्प्लीमेंट होना है और उसमें महकमा तालीम भी शामिल है। आप उसी वक्त उसकी क्लैरिटी करते। अब लोगों ने जैसे तैसे, जिस तरह आपको पता है कि हमारे दफातर का माहौल है या अकाउंट ऑफिस का माहौल है, तो लोग सिफारिशों से या अंडर द टेबल कुछ दे दुआ कर ये स्केल ले लेते हैं। और जब लेने के बाद उनको ये कहा जाता है 2 साल के बाद, जी आपको तो ये गलत मिल गया है। तो भाई जिन्होंने दिया है वो कसूरवार नहीं है, वो सेक्रेटरी साहब, डीपीए साहब या डीओ साहबान या सीओ साहबान वो कसूरवार नहीं है जिन्होंने दिया। आप 2 साल के बाद उसको कह रहे हैं कि जी अब आप बकाया भी वापस करें और आप फिर ग्रेड 16 में आ जाएं। अच्छा। ग्रेड 17 में आ जाएं, ग्रेड 18 में आ जाएं, जो पहले ही आपका ग्रेड था उसी में आ जाएं। ठीक है, ओके। अब जो 2 साल की जो मराहत ले चुके हैं, अब वो किसी का 2 लाख बनता है, किसी का 1.5 लाख बनता है, अब वो भी वापस करें जी। भाई उस वक्त अकाउंट ऑफिस सोया हुआ था, उसको नहीं पता था कि ये इनका राइट नहीं है, इनको ना दिया जाए, क्लैरिटी मांग ली जाती, लेकिन किसी ने नहीं रोका, किसी ने नहीं कहा। अब लोग सैकड़ों की तादाद में कोर्ट में चले गए हैं। ठीक है। और कोर्ट के बेशुमार फैसले ऐसे हैं कि जब किसी मुलाजिम को कोई मुराद दे दी जाती है तो वो वापस नहीं ली जाती है। बिल्कुल। मेरा यहाँ पर मौक़िफ़ ये है कि जिन्होंने ये दिया है आप पहले उनसे बाज़पुरस करें, उसके बाद इनकी तरफ आए, और जिनको दे दिया है इनसे वापस ना लिया। तो अभी आप लोग क्या करने वाले हैं? अगला लायामल क्या होने वाला है? अगला लायामल देखें जी, जब कोई बात कोर्ट में चली जाती है ना तो फिर उसके ऊपर एहतजाज भी जो है ना वो नामुनासिब सी बात हो जाती है। सही। फिर कोर्ट भी ये कहता है कि या आप एहतजाज कर लें या हमारी अदालत में चले जाएं। बिल्कुल। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि अदालत से क्या फैसला आता है, और हमें उम्मीद है कि अदलिया वो हमारे हक में फैसला देगी, क्योंकि उसके अपने ही फैसले पहले मौजूद हैं बेशुमार
कि जब किसी सरकारी मुलाजमों को मराद दे दी जाती हैं तो वो वापस नहीं ली जा सकती। ठीक है। अच्छा, अभी इन्होंने कहा है कि अदलिया के पास जो भी फैसला आएगा उसके बाद हम देखेंगे जो भी प्रॉब्लम होती है। कल एक और एहतजाज होने वाला है, प्रोटेस्ट की कॉल दी गई है असातिज़ा की तरफ से जिनको सैलरीज नहीं मिली हैं पिछले 1 साल से। तो उस हवाले से क्या है, एक तरफ मराद वापस ली जा रही हैं, जो इंक्रीमेंट लगाया था वो वापस लिया जा रहा है और सैलरीज भी नहीं दी जा रही। देखिए ये बड़ा ये अफसोसनाक है कि हुकूमतें जो है वो मंसूबों का ऐलान करती हैं लेकिन उनको उस तरीके से ऑन नहीं करती। अब ये गुज़िश्ता हुकूमत थी जो बुज़दार या परवेज़ इलाही दौर में जो आफ्टरनून स्कूल जो है वो शुरू किए गए थे कि जो दूसरी शिफ्ट में स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाएगा। जो हुकूमत का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि दूसरे वक्त में यानी कि छुट्टी के बाद जो है रात तक स्कूलों में इमारतें जो है वो खाली पड़ी होती हैं, तो क्यों ना दूसरी शिफ्ट का आगाज़ किया जाए और वहाँ पर उसी स्कूल के टीचर जो हैं उनको दूसरी शिफ्ट में ये इजाज़त दी जाए कि वो पढ़ाएं और फिर उनको तनख्वाहें भी दी जाएंगी। तो इस मद में कोई 6-7 अरब रुपए रखे गए थे और फिर उन स्कूलों में क्लासेस शुरू कर दी गई। साथियों को कहा गया कि वो इनरोलमेंट करें, इनरोलमेंट भी हो गई। लेकिन जिस सेशन यानी कि ये जो गुज़िश्ता सेशन था उसमें असातिज़ा ने तो पढ़ा तो लिया लेकिन उनको तनख्वाहें नहीं दी जा रही। अब 1 साल गुजर गया है, इंसाफ आफ्टरनून स्कूलों के असातिज़ा जो है वो तनख्वाहों से महरूम हैं। इस हवाले से वो महकमा स्कूल एजुकेशन को भी कह चुके, हुकूमत को भी कह चुके, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। तो उसके ऊपर पहले भी एहतजाज का ऐलान किया गया लेकिन हुकूमत ने ये उनको तसल्ली दी या उनको कहा कि हम जल्द इसको आपको तनख्वाहें जारी कर देंगे, लेकिन वो तनख्वाहें ना जारी हुई और अब असातिज़ा ने एक दफ़ा फिर एहतजाज का ऐलान किया। इसके साथ साथ कुछ 11,000 के करीब असातिज़ा हैं जिनको नून लीग की हुकूमत में भर्ती किया गया था और वो कॉन्ट्रैक्ट पर ही हैं। इस हवाले से उन्होंने बहुत सारे एहतजाज भी किए और पिछली हुकूमत में भी उनको ये तसल्ली दी गई कि आपको मुस्तकिल कर दिया जाएगा, लेकिन मुस्तकिल नहीं हुई। तो ये 2 मामलात हैं जिनको लेके मुख्तलिफ अज़ला के असातिज़ा जो हैं उन्होंने ऐलान किया है कि कल यानी कि 23 मई को वो वज़ीर आला हाउस के बाहर एहतजाज करेंगे। तो ये 1 साल से तनख्वाहों से महरूम है और कई सालों से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि अब हमारी उम्र जो है वो इतनी हो गई है कि अगर हमें मुस्तकिल नहीं किया जाता या इस सर्विस के दौरान वो फौत हो जाता है तो उनको कोई मराहत नहीं मिलेगी, कोई उनका पूछने वाला नहीं है। तो ये 2 मुतालबात हैं जिनको लेके असातिज़ा एक दफ़ा फिर सड़कों पर हमें नज़र आएंगे। अच्छा लियाकत साहब, आपकी यूनियन में भी इस तरह के बहुत से असातिज़ा होंगे जो मुस्तकिल नहीं होंगे और वो भी कल शायद उसमें शरीक हो, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? आवाज़ उठाते रहते हैं, असातिज़ा भी सड़कों पर आते हैं लेकिन फिर उन्हें भेज दिया जाता है कि हम काम कर लेंगे, लेकिन कोई मुस्तनद पॉलिसी नहीं बनाई जाती। देखिए जी, पाकिस्तान को आज़ाद हुए 75 साल हो गए। बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर तालीम को प्रायोरिटी नहीं दी गई। आप दूसरे शोबों की निस्बत देखेंगे तो जितनी तरक्की तालीम में की है, वसाइल ना होने के बावजूद, पॉलिसीज़ ना होने के बावजूद, कि आज भी हमारा उस्ताद जो है वो ऐसे तालीमी इदारों में काम कर रहा है जहाँ पर बुनियादी सहूलियात मुयस्सर नहीं है। अब गवर्नमेंट को जब एक नया स्कूल अपग्रेड करना पड़ता है तो बनाना पड़ता है, उसके लिए लाखों रुपए का बजट चाहिए। हाँ जी। तो ये क्या करते हैं पॉलिसी साथ कि उसके जगह एक डंक टपाऊ पॉलिसी ले आते हैं। अच्छा। मसलन एक प्राइमरी स्कूल चल रहा है, उसको 10 या 15 साल के बाद उसकी जो सराउंडेड आबादी है उसको अपग्रेड होना है मिडिल लेवल पर या हाई लेवल पर। लेकिन ये क्या करते हैं कि उसको बाकायदा तौर पर अपग्रेड करने की बजाय उसको कभी इंसाफ आफ्टरनून स्कूल के नाम पे कर देते हैं, कभी आफ्टरनून स्कूल के नाम पे कर देते हैं। अच्छा। अब जो हमारे प्राइमरी चल रहे थे पहले, उन्हीं में जो बच्चे प्राइमरी पास करते थे तो उनको दूर दराज जाना पड़ता था, तो वो दूर दराज ना जाने की वजह से तालीम छोड़ देते थे। तो जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई तो इन्होंने पहले ये काम साबका गवर्नमेंट के काम में शुरू हुआ था, उसको आफ्टरनून स्कूल का नाम दिया लगा। इन्होंने उसके साथ इंसाफ आफ्टरनून स्कूल लगा दिया। सही। इन्होंने उन प्राइमरी स्कूलों को 5, 6, 7वीं, 8वीं के लिए अपग्रेड कर दिया और वहाँ पर इन्होंने कहा कि जो मॉर्निंग में स्कूल टीचर पढ़ा रहे हैं उन्हीं को हम 15,000 रुपये फी टीचर देंगे और जो हेड टीचर होगा उसको 18,000 रुपये मुआवजा देंगे, वो सेकंड टाइम भी काम करेगा वहाँ पर। ठीक है। अब चाहिए तो ये था कि जब आपने एक स्कूल बनाया है तो उसका सालाना बजट जो आपने मंजूर किया है तो आप उस हेड टीचर को दे दें कि भाई इसमें से आप टीचर को तनख्वाह दें ताकि टीचर दिलजमी से काम करे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो बेचारे पिछले 3 साल से एहतजाज करते हैं, उनको कुछ माह की तनख्वाहें दे दी जाती हैं फिर रोक ली जाती हैं। अब जाने वाली गवर्नमेंट जो थी वो 22-23 का बजट इनका मंजूर करके गई है और इनको पूरे साल की तनख्वाह नहीं दी जाती, इनको बल्कि 9 माह की तनख्वाह दी जाती है। 3 माह की जो छुट्टियां होती हैं उसमें से वो काट लिया जाता है। अच्छा, अब पिछले
सेशन में इनको 9 माह की, अभी तक किसी ज़िला में 9 माह की, किसी ज़िला में 6 माह की तनख्वाही नहीं दी गई। और बहुत से हमारे जो सरकारी स्कूल के टीचर हैं जो मॉर्निंग में पढ़ाते हैं उन्होंने छोड़ दिया है और उनकी जगह पर फिर हेड ने प्राइवेट लोग रख लिए हैं। अब जब प्राइवेट लोगों को आप प्राइवेट टीचर को आप तनख्वाह नहीं देंगे तो वो किस तरह काम करेगा? अब मतलब ये है कि वो पढ़ने वाले बच्चे कहाँ जाएंगे? जब ये स्कूल छोड़ के टीचर छोड़ देंगे तो वो बच्चों का नुकसान जो होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? अब पूरी यही तो मसला है कि कोई नुकसान पूरा जो है वो अपने सर पे नहीं लेना चाहता, जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। पॉलिटिकल है, उसमें कोई तालीम की बात नहीं कर रहा कि यार ये जो स्कूल हमने खोले में 8,000 इनके टीचर्स को सैलरी देनी है। फिर अब एहतजाज की बारी आती है तो फिर दफ़ा 140 आ जाती है, फिर उसके ऊपर पर्चे कट जाते हैं हमारे पे। यानी कि मैं खुद आपके सामने बैठा हूँ कि 2 मेरे खिलाफ पर्चे हैं जिनमें मैंने जमानतें कराई हुई हैं बतौर उस्ताद। क्या कि मैंने ये बात की है कि यार हमारा कोई सोचो, हमारा भी कोई मुस्तकबिल है, मेरे टीचर्स को रेगुलर किया जाए, मेरे टीचर को तनख्वाह दी जाए, मेरे टीचर को टाइम स्केल प्रमोशन दी जाए। 20-20 साल से हम एक ही पोस्ट पर काम कर रहे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हमने भी उनका मुस्तकबिल संवारना है। उनके लिए हमारी अगर तरक्की होगी, हमारी सैलरी में इजाफा होगा तो हम आगे काम कर सकेंगे। अच्छे तरीके से एग्जैक्टली परफॉर्मेंस अच्छे तरीके से अच्छा, जो इसमें साथ कर सकते हैं। एक पॉइंट ये भी देखें, इस मंसूबे की अफादियत भी फिर जो है वो नहीं रहती। जब टीचर्स को सैलरी नहीं मिली वो छोड़ते जा रहे हैं स्कूलों में, और स्कूलों में जो बच्चे इनरोल होने थे वो भी तादाद उनकी भी कम हो रही है, और जो इनरोल्ड हैं वो भी टीचर्स ना होने की वजह से स्कूलों को छोड़ते जा रहे हैं। तो जो फंड्स रखे गए थे वो भी ज़ाया गए, अफादियत भी नहीं रही। तो हुकूमतों की ये तरजीहात में ही नहीं होता, मंसूबे का ऐलान कर देते हैं, उसको ऑन नहीं करते। अब गवर्नमेंट चली गई लेकिन ऐलान उन्होंने किया था, अब उसको ऑन करने वाला कोई नहीं। और इसी तरह नॉन सैलरी बजट हमें दिया जाता है, साल में 4 मरतबा उसकी इंस्टॉलमेंट आती है हर 3 माह के बाद। ओके, ये साल गुजरने को है, आप हैरान होंगी कि 2 इंस्टॉलमेंट आई हैं, वो भी 40% कम आई हैं। यानी कि अगर 1 लाख मिलना था हमें स्कूल के यूटिलिटी बिल अदा करने के लिए, सफाई सुथराई के लिए, फर्नीचर की रिपेयर के लिए, बिल्डिंग की रिपेयर के लिए, तो वो भी पैसे अभी तक पूरे नहीं मिले। साल पूरा होने वाला है, 2 इंस्टॉलमेंट मिली हैं, सिर्फ 2 किस्तें तो मिली। अब आप अंदाजा करें कि वो अदारा कैसे चलेगा जहां पर 200 या 300 बच्चे पढ़ते हैं। अगर उसकी बिजली का मीटर कट जाता है, पानी का मीटर कट जाता है, तो वो बच्चे क्या करेंगे? यानी कि तालीम हमारी प्रायोरिटी नहीं है। हम तालीम को प्राइवेट सेक्टर की तरफ धकेल रहे हैं, जो कि इंडस्ट्री की शक्ल अख्तियार कर चुका है, जो अपनी कॉपी भी बेचता है, यूनिफॉर्म भी बेचता है, शूज भी बेचता है। और ये आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि लोग इस तरह फट के बाहर आएंगे कि उनको रोकने वाला कोई नहीं होगा। और इसीलिए मेरे ख्याल से आतिफ जो 1 लाख असामियां हैं टीचर्स की वो भी खाली हैं जिनको पुर नहीं किया जा रहा। अब देखिए, ये जो साबका हुकूमत की बात कर लें कि मुराद रास और जो बुज़दार हुकूमत थी या परवेज़ इलाही हुकूमत, उसमें एक भी टीचर जो है वो भर्ती नहीं किया गया। ये कॉन्ट्रैक्ट पर टीचर रखे गए, उनको सैलरीज नहीं मिलती। वो कुछ अर्सा पढ़ाते हैं और फिर चले जाते हैं। और टीचर्स की 1 लाख से ज़्यादा पोस्टें खाली होने की वजह से स्कूलों में मेयार तालीम जो है वो मुतासर हुआ, क्योंकि अब एक टीचर को 100 बच्चे भी पढ़ाना पड़ते हैं। जब एक टीचर 100 बच्चे पढ़ाएगा तो उसकी तवज्जो कितने बच्चों पर होगी, तो उसके नताइज ऐसे ही होंगे कि मेयार तालीम जो है वो नीचे आता रहेगा। इस हवाले से मुराद रास जो है उनको मुतअद्दिद बार इस सवालात भी किए। फिर उन्होंने जाने से कोई 1 साल पहले ये भर्ती का ऐलान किया कि 33,000 के करीब भर्ती की जाएंगी, लेकिन उसमें हुकूमत गई। फिर नून लीग की हुकूमत आई, उन्होंने भी कहा हम भर्ती करेंगे। फिर परवेज़ इलाही हुकूमत आई, उन्होंने कहा जी हम ये करने जा रहे हैं। इश्तिहार दिया गया, लेकिन इसी इसना में हुकूमत खत्म होगी और सिर्फ ऐलानात ही हमने देखे, सिर्फ ऐलानात तक ये रहा। अच्छा, ये तो 1 लाख तो 1 लाख तो सामिया खाली है ना। इस वक्त जो सेंसस हो रहा है इसके ऊपर तकरीबन 40 से 45 हज़ार टीचर हमारा ड्यूटी कर रहे हैं। अच्छा। और इसी तरह 30 से 40 हज़ार टीचर एग्जामिनेशन ड्यूटी पे कर रहे हैं, प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं। हाँ जी। यानी कि 1 लाख सामने पहले खाली है। 1 लाख जो टीचर था उसको आपने वहाँ एंगेज कर लिया, बाकी 1.5 लाख टीचर बचा हुआ है। अब जिस टीचर को एक टीचर को अगर 6 क्लासें या 5 क्लासें पढ़ानी पड़ जाएं तो क्या रिजल्ट देगा, वो क्या तालीम देगा? वो उस्ताद है। और अगर उसकी सैलरी भी फंसी हो और अगर उसको प्रमोशन भी ना मिल रहा हो तो फिर वो किस तरह पढ़ाएगा? फिर आप आज सुबह चीज लेने के लिए जाते हैं और दोपहर को लेने के लिए जाते हैं तो उसका रेट जमीन आसमान का फर्क। और फिर इनकी सैलरी जो है वो हम बढ़ा नहीं सकते अपनी सैलरी जो गवर्नमेंट ने देनी है। वो एक मजदूर है ना, वो कहीं खड़ा हुआ है ना, तो वो आज अगर 1200 रुपए दिहाड़ी ले रहा है ना, तो वो कहेगा जी मैंने 1500 लेना है, तो लोग उसको 1500 देंगे। आप या हम लोग जो सैलरी पर्सन है, हम तो अपनी सैलरी बढ़ा ही नहीं सकते, मुतालबा नहीं कर सकते। अगर करें तो वो कहते हैं जी आप ना आए, छोड़ दें, हमें कम सैलरी के लोग। अरे इसमें साथ एक और चीज़ भी ऐड कर लें कि अब नया सेशन शुरू हुए 2 माह के करीब होने लगा है, लेकिन अभी भी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में किताबें मौजूद नहीं है। 6ठी, 7वीं, 8वीं की जो किताबें हैं वो अभी तक नहीं मुकम्मल पहुंची। इसी तरीके से 10वीं तक की
9वीं 10वीं में कंप्यूटर साइंस की किताबें जो हैं वो मौजूद नहीं हैं। तो बच्चे 2 माह से स्कूल आ रहे हैं लेकिन उनको किताबें नहीं है, निसाब नहीं है उनके पास, निसाब नहीं। और साथ अब टीचरों ने भी कहना शुरू कर दिया कि आप बाजार से खरीद कर ले आएँ ताकि पढ़ाई तो होनी है। अच्छा तो भाई बाजार, अच्छा देखिए वालिदैन पे बोझ है, ये भी एक बहुत बाजार में भी किताबें अवेलेबल नहीं है। देखिए किताबें बाजार में भी अवेलेबल नहीं है। या तो ना कि ओपन मार्केट में ये किताबें दे दें, अगर सरकारी स्कूलों में फ्री नहीं मिली तो लोग मार्केट से खरीद लें, लेकिन मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है। दूसरा जुल्म ये किया है कि इन्होंने पहली से लेकर 10th क्लास तक का हमारा जितना निसाब है उसको इंग्लिश में कर दिया है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो बच्चे जो ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पर उर्दू भी नहीं बोली जाती, अच्छा, मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती उनके घरों में, उनके मोहल्लों में। अब जब उन बच्चों को हम इंग्लिश मीडियम की तरफ लाते हैं तो वो फिर स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं प्राइवेट सेक्टर से इसीलिए आते हैं कि जी वहाँ पर इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, चले हम सरकारी स्कूल में जाएंगे तो हमें टीचर उर्दू में पढ़ा लेगा। अब जब वह यहाँ पर आता है तो उसको जब किताबें जो हमें अवेलेबल होती हैं देते हैं इंग्लिश मीडियम की, तो वो किताबें पढ़ने के बजाय वो भी छोड़ के फिर गली मोहल्लों में या घूमता फिरता है या उसके वालिदैन जो उसको किसी छोटे मोटे काम पे लगा देते हैं। लिहाजा गवर्नमेंट को पॉलिसीज जो हैं वो अपने इन्वायरमेंट, अपने ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रख कर बनानी चाहिए ताकि हम तालीम में बेहतर से बेहतर तरक्की कर सके। ठीक है। अच्छा दूसरा आतिफ, नेक्स्ट मंथ जो है वो बजट भी आने वाला है, तो क्या उससे कोई उम्मीद लगाई जा सकती है सातिज़ा की कि कोई बेहतर हो सके मामलात? देखिए जो वो तो महकमा स्कूल एजुकेशन को जितना भी बजट दे दें कम है। और जो तरक्याती बजट है वो गुज़िश्ता साल यानी कि जो अब माली साल चल रहा है इसमें 39 अरब दिया गया था। अच्छा। तो 39 अरब में से 21 अरब जो है वो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को चला जाता है। तो स्कूलों की बात कीजिए जैसे 1 लाख सात की असामियाँ खाली हैं, कुछ 64,000 के करीब कमरे जो हैं वो स्कूलों में बढ़ने हैं। फर्नीचर की जो है वो बड़ी तादाद में ज़रूरत है। इसके साथ साथ दीगर नए ब्लॉक्स बनने की ज़रूरत है। फिर जो ख़तरनाक इमारतें हैं उनकी तमीर नो की ज़रूरत है। तो महकमा स्कूल एजुकेशन को अगर आप 100-200 अरब भी दे दें तो वो भी कम है। लेकिन जो हमें बताया जा रहा है महकमा स्कूल एजुकेशन के ज़राए से कोई 44 से 45 अरब रुपये मिलेगा, जिसमें से 23 अरब पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को चला जाएगा, उसमें से कुछ दानिश स्कूल को चला जाएगा। तो महकमा स्कूल एजुकेशन के पास कोई 20 से 25 अरब आएगा। तो उसमें नए कमरे भी बनने हैं और जो दीगर सहूलियात की कमी है वो भी पूरा उसमें फ्री बुक्स के पैसे भी जाने। बात यह है कि देखें आपका डॉलर पिछले साल जो था वो तकरीबन 200 के राउंड अबाउट था, अब वो 300 के करीब है। और बजट में कितना इजाफा करें, जिस तरह इन्होंने बताया अभी कि 39 अरब था, अब वो 43-44 अरब 5 अरब है। वो तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर होगा। तो लिहाजा तालीम के लिए जो है बजट वो इतना होना चाहिए कि आज अगर किसी जगह पे ज़रूरत है कमरा बनाने की तो वहाँ पर दूसरे दिन वो कमरा बनना शुरू हो जाएगा वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर तो प्रॉब्लम ये है कि हमारा सेक्टरी स्कूल जो है उसके पास भी ये इख्तियारात नहीं है। अच्छा, कि वो किसी स्कूल को वाइट वॉश के ही पैसे सैंक्शन करके दे दे, उसके लिए भी हमें फिनांस जाना पड़ता है। मतलब अथॉरिटी नहीं है, अथॉरिटी नहीं है लोगों के पास कि वो अपने आप जो है वो कोई चीज़ इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से करवा सकें। हमारे साथ राना लियाकत जनरल सेक्रेटरी हैं पंजाब टीचर्स यूनियन के, वो मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और अपना मौक़िफ़ आपने शेयर किया। और आतिफ परवेज़ ने भी हमें ज्वाइन किया था, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़। आतिफ आपका भी बेहद शुक्रिया। तो ये जनाब हम उसातिज़ा के हवाले से बात कर रहे थे कि क्या क्या चैलेंजेस हैं जो उन्हें फेस करने पड़ते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। जागो लाहौर जनाब सेगमेंट है हमारा तालीम और तरबियत, और जिसमें हम कोशिश करते हैं कि उन समाजी और माशरती पहलुओं पर बात करें जिससे माशरे की इस्लाह हो सके और नौजवान नस्ल की तरबियत हो सके और माशरे में अमन, भाईचारे और मोहब्बत को आम किया जा सके। तो जनाब इसमें कोई शक नहीं है कि ज़िंदगी में कामयाबी के लिए मेंटोर या फिर रहबर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम जितनी मर्ज़ी किताबें पढ़ लें, जितने भी तजुर्बे कर लें, लेकिन ज़िंदगी के किसी न किसी मौके पर जाकर हमें ये महसूस होता है कि हमें किसी की रहनुमाई की ज़रूरत है, किसी की गाइडलाइंस की ज़रूरत है। और अगर हम मजहबी या रूहानी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर ले तो इस मामले में भी पेशवा के बगैर कामयाबी नामुमकिन होती है। और इसी तरह से हमारी प्रोफेशनल लाइफ में भी हमें मेंटोर्स की ज़रूरत पड़ती है जो हमें दुरुस्त करियर के इंतखाब से लेकर उस करियर में कामयाब होने में रहनुमाई
देते हैं। और पाकिस्तान में तो इस हवाले से इतनी तवज्जो नहीं दी जाती और हम सुनी सुनाई बातों पर और दोस्तों के मशवरों पर अमल करते हुए ज़िंदगी के अहम फैसले ले लेते हैं। लेकिन दुनिया भर में ना बाकायदा तौर पर मेंटोर्स की सर्विसेज ली जाती हैं जो आपको मुकम्मल रहनुमाई फरमाते हैं, एक रोड मैप आपके लिए तैयार करते हैं। ताहम ज़िंदगी में मेंटोर्स का होना कितना ज़रूरी है, मेंटोर्स का इंतखाब कैसे किया जाना चाहिए, इस पर आज हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल है, कौन नहीं जानता है इन्हें। जनाब मोटिवेशनल स्पीकर हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जागो लाहौर में आपको वेलकम कहती हूँ। सर सबसे पहले तो बताइए ये मेंटोरशिप है क्या और कितना ज़रूरी है मेंटोर होना हमारा एक शख्स की ज़िंदगी में? शुक्रिया जी, बहुत बहुत। इसका जो तारीखी पस मंज़र है वो तो ये है कि कदीम यूनान के अंदर एक बादशाह था, तो उस बादशाह ने अपने बेटे को, जिसका नाम टेलीमाकस था, उसने कहा कि इसको चूंकि बादशाह बनना है तो इसको किसी की सरपरस्ती में दिया जाए जो उसकी तरबियत करे। और उसने जिस शख्स को किया उसका नाम मेंटोर, उसके नाम का एक हिस्सा मेंटोर था, जिसको हम उर्दू में अतालीक कहते हैं और उसका एक और लफ्ज भी है मुरब्बी जिसे कहते हैं। तो ये एक्चुअली हिस्टोरिकली फिर यहां से इसका नाम मेंटोर बना, क्योंकि ये किसी की, यानी इससे मुराद एक ऐसा शख्स है जो कि तजुर्बे में बड़ा हो, जो रुतबे में बड़ा हो, जो एहतराम में बड़ा हो और इल्म में बड़ा हो, वो किसी अपने से छोटे को अपनी ज़ेरे सरपरस्ती लेकर उसकी तरबियत करे। अच्छा देखिए, जैसे कि आपने अभी शुरू में बताया है कि मेंटोरशिप जो है वो एक प्रोफेशन भी है और बहुत से मुल्कों के अंदर लोग मौजूद हैं जिनकी मेंटोरशिप की ट्रेनिंग होती है कि किस तरीके से लोगों को गाइड किया जाए और किस तरीके से उनकी मदद की जाए। मैं रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ ग्लासगो का ऑफिशियल मेंटोर हूं और मैं आपको ये बता सकता हूं कि जो मेंटोर है, मेंटोर का काम एक्चुअली ये होता है कि वो जो उसका मेंटी है, यानी जो उसका शागिर्द है या उसका डिसाइपल है, उसके साथ उसके मसाइल को इस तरीके से डिस्कस करे कि उसका हल मेंटी के अपने ही जहन से निकल के आए। मेंटोर का काम नसीहतें करना नहीं होता, मेंटोर का काम होता है कि मेंटी की अपनी सलाहियतों से ही उसके मसाइल का हल निकालना। अच्छा, ये तो है एक थ्योरेटिकल बात। हमारे यहाँ ये एज एन इंस्टीट्यूशन इतना डेवलप नहीं है, तो हमारे यहाँ मेंटोरशिप का मतलब ये होगा कि हम में से हर शख्स को अपने दोस्तों में, अपने असातिज़ा में, अपने वालिदैन के अंदर कोई ऐसा बंदा ढूंढना चाहिए या एक से ज्यादा बंदे ढूंढने चाहिए जो कि उसकी सरपरस्ती करें। और वो कैसे सिलेक्ट किया जाए, हाँ जी। उसके लिए एक अहम बात यह है कि जो आपका मेंटोर होता है जी। वो नॉन जजमेंटल होता है, यानी आपको ये यकीन होता है कि मैं अपनी कोई भी बात जब इसको बताऊंगा तो इसकी बुनियाद पर ये मुझे लेबल नहीं करने लग जाएगा, मुझे बुरा आदमी नहीं समझने लग जाएगा, बल्कि वो मुझे कबूल करेगा मेरे पूरी खूबियों और खामियों के साथ। तो इस तरीके से तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ, खास तौर पर हमारे इस कॉम्पिटिटिव दौर में जिसमें प्रोफेशन के लिए मदद की जरूरत है, पर्सनल लाइफ में मदद की जरूरत है, जाती रिश्तों के मसाइल के लिए मदद की जरूरत है, तो हमें जरूर ऐसे लोग तलाश करने चाहिए जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं जिनसे हम इस तरह की रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर तो सर हमने जो भी बड़ा फैसला लेना होता है अपनी ज़िंदगी में, वो चाहे अपने करियर के लिए हो या पर्सनल लाइफ के लिए हो, हम लोग वो किसी मेंटोर के पास नहीं जाते हैं, या तो अपने दोस्त अहबाब के पास चले जाते हैं या अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ उस हवाले से मशवरा करते हैं जो हमें डिफरेंट डायरेक्शंस के हवाले से बताते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। बहुत से लोग हमें तनकीद का भी निशाना बनाते हैं उस फैसले को लेकर। तो उस सिनेरियो में फिर हमें किस तरह पता चलेगा कि कौन हमारा मेंटोर है? देखिए, एक बात यह है कि ये हमें समझना चाहिए कि मेंटोर मेरे वालिद भी हो सकते हैं, मेंटोर मेरी माँ भी हो सकती है, मेरे भाई भी हो सकते हैं, मेरा उस्ताद भी हो सकता है, मेरा कोई दोस्त भी हो सकता है, और मेरा कोई ऐसा भी अजीज हो सकता है जो उम्र से मुझसे छोटा हो। मेंटोरशिप मैंने आपको उसकी एक प्रोफेशनल टर्मिनोलॉजी बताई है, और एक मुरब्बी की टर्म के अंदर हर इंसान की जिंदगी में ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो उसके लिए रहनुमाई का बायस बनते हैं, और मेंटोर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अच्छा। हम अपनी जिंदगी, और इसको कोई आपके लिए तलाश नहीं कर सकता, इस तरह का कोई दुकान नहीं है जहां आप जाएं और कहें जी भाईजान 2 मेंटोर चाहिए हमें, एक मैंने शादी करनी है उसके लिए और एक मुझे मेंटोर चाहिए जो मैंने कैरियर का
फैसला करना है। आप अपनी जिंदगी के सफर के दौरान खुद ही ऐसे लोग ढूंढते हैं जो कि आपके ख्याल में तजुर्बाकार होते हैं, आपसे अनकंडीशनल मोहब्बत करते हैं, नॉन जजमेंटल होते हैं और अपनी फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन अगर आप वेबसाइट्स वगैरह पर जाएं तो आपको वेबसाइट्स के ऊपर बहुत सारे मेंटोरिंग साइट्स मिल जाती हैं जहां प्रोफेशनल मेंटोर भी अवेलेबल हैं। जैसे एक साइट का मुझे पता है जिसका नाम है मेंटोगा, MENTOGA। तो मेंटोगा पे आप जाएं तो आपको बिल्कुल टॉप दुनिया के बड़े मशहूर लोगों से लेकर और यानी और ऐसे लोग जो प्रोफेशनली ट्रेंड है मेंटोर्स, वो उस पे मौजूद हों। मुझे इसलिए पता है कि वो मेंटोगा की लिस्ट में मैं भी हूँ। और पाकिस्तान से भी 2-4 और दोस्त, कासिम अली शाह साहब और 2-3 और दोस्त हैं मौजूद उस लिस्ट पर। जावेद चौधरी साहब भी हैं, जीशान उस्मानी साहब भी हैं, जो कि प्रोफेशनली अपनी मेंटोरशिप की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन मेरी एडवाइस ये होगी कि आप खुद ढूंढिए, अपने इर्द गिर्द देखिए, खास तौर अपने असातिज़ा में से देखिए, अपने खानदान के बुजुर्गों में से देखिए और उनके साथ दिल की हालत बयान करने की प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन जो नौजवान नस्ल है उनके हवाले से मैं ये खास करके पूछना चाहूँगी, वो तो कहते हैं कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं और हमें एक कम्युनिकेशन गैप है, एक इरा का भी गैप है, वो लोग वो नहीं समझ पाते जो अब हम फेस कर रहे हैं। तो इस सिनेरियो में फिर किस तरह किया जा सकता है मैनेज? तो उस कम्युनिकेशन गैप को ब्रिज किया जाए, उसके लिए कोशिश की जाए, कम्युनिकेशन स्किल्स सीखी जाए, एतबार किया जाए। देखिए जो कम्युनिकेशन, और ऐसा ये कोई जर्नल रूल तो नहीं है ना, अमूमी तौर पर तो हमारे अपने वालिदैन के साथ अच्छे ही ताल्लुकात होते हैं। ये जो कहानियां ना कि वालिद सुन नहीं रहा है बात, ऐसे केसेस थोड़े होते हैं। तो वो नौजवान, असल चीज तो यह है कि हर नौजवान को और बल्कि हर बड़े को भी जरूरत है इस बात की कि उसके पास मेंटोर हों। हमारे दोस्त हैं सलमान आसिफ सिद्दीकी साहब, वो ये फरमाते हैं कि इल्म हासिल करने के 5-6 रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि इल्म हासिल होता है इल्म वालों की महफिल में बैठने से, यानी मेंटोर के पास। नंबर 2, इल्म हासिल होता है किताबों से। नंबर 3, इल्म हासिल होता है गौर व फिक्र करने से। नंबर 4, इल्म हासिल होता है तजुर्बा करने से। और नंबर 5, इल्म हासिल होता है सफर करने से। तो ये जो इल्म हासिल करने के एवेन्यू हैं 5, इनमें से अहले इल्म लोगों के पास बैठना ये बहुत जरूरी है। तो नौजवान ये देखें कि हमारा 24 घंटे के टाइम में जो हमारा वक्त लोगों के साथ गुजरता है, उन लोगों की क्वालिटी क्या है, क्या वो अच्छी क्वालिटी के, आला क्वालिटी के लोग हैं। आला क्वालिटी से मुराद ये है कि इल्म वाले हैं, किरदार वाले हैं, इंटेग्रिटी वाले हैं। तो उन्हीं में से अपने मेंटोर तलाश कीजिए। और जैसे मैंने आपको कहा कि मेंटोर का मतलब एक नहीं है पीर जिसके हाथ पे आपने बैत की हुई है। मेंटोर बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं और मुख्तलिफ एरियाज में आपके मुख्तलिफ मेंटोर्स भी हो सकते हैं। सही, मुख्तलिफ एरियाज के हवाले से आप मुख्तलिफ मेंटोर्स भी रख सकते हैं। अच्छा, करियर के लिए मेंटोर्स का होना कितना अहम है आजकल के दौर में, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब इसके ऊपर आप? जी बिल्कुल जी। और उसके लिए मेरा ख्याल है जो सबसे अहम आदमी है या पर्सन है वो आपके उस्ताद हैं। आप उस्तादों के साथ बहुत, यानी हमारा एक ना सिर्फ ये कि उन्होंने आपको एकेडमिक एजुकेशन देनी होती है, बल्कि उस्तादज़ा ने आपको मुस्तकबिल की मंजिल का रास्ता भी दिखाना होता है। तो आपके उस्तादज़ा आपके कैरियर के लिए बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन एक बात बड़ी ज़रूरी है कि इन सारे कामों का मरकज़ वो शख्स खुद है। मुझे कैरियर, देखो 10 कैरियर मौजूद हैं, लेकिन मेरा एप्टीट्यूड किधर है, मुझे कौन सा काम पसंद है। हो सकता है एक काम में बहुत ज्यादा तरक्की का इम्कान हो फाइनेंशियली, लेकिन वो मेरे टेम्परामेंट से मैच ही ना करता हो, मुझे वो करके मजा ही ना आता हो। तो कैरियर की मेंटोरिंग में सबसे अहम बात है कि जो काम आप करने जा रहे हैं, सबसे पहले बात यह कि आपको उसके करने में लुत्फ आता हो, आप उसको एंजॉय करते हो। दूसरी उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि वो जो काम है उसको सीखने के लिए रिसोर्सेज मौजूद हो। तीसरी बात यह है कि उसका फिर स्कोप हो, आगे आप उसको मार्केट कर सकें, उसका स्कोप होना चाहिए। चौथा यह है कि वो फाइनेंशियली आपको सस्टेन कर सके। और पांचवी बात यह है कि उससे मुआशरे को भी फायदा हो। मैं यहां अब टाइम नहीं है, वरना जापान का एक फिलॉसफी है जिसे कहते हैं इकागाई। अच्छा, IKIGAI, इकागाई। अगर आप उसमें YouTube वगैरह में लिखेंगे तो आपको तफसील से मिल जाएगा। बल्कि मेरा भी एक लेक्चर इकागाई के मौजू पर है, जिसमें गाइड किया गया है
कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी बुनियाद पर आप फैसला करते हैं कि अपनी ज़िंदगी कैसे आप गुजारें। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है मेंटोर से सलाह करना, दोस्तों से मशवरा करना, खुद गौर व खौज करना। अच्छा, ये तो हम लोग कर लेते हैं, मेंटोर से भी मशवरा कर लेते हैं, दोस्तों से भी मशवरा कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे अपने थॉट्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं फिर हम कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं डॉक्टर साहब के। अच्छा, इसने ये मशवरा दे दिया, उसने ये मशवरा दे दिया, अब हम किस साइड पर जाएं, अब हम किसकी सुने? तो एंड पे जो फैसला करना होता है वो हमारी अपनी ज़ात ने करना होता है। तो फिर उस मरहले में क्या करना चाहिए हमें? जाहिर है आपको अपने ऊपर एतबार होना चाहिए, आप डाटा इकट्ठा करें मगर उस डाटा को एनालाइज करें। तो जो इंसान को अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है ना, इंसान जो है वो चाबी की बत्तख थोड़ी है कि जो चाबी दे देगा वैसे चलना शुरू हो जाएगा। तो वो तो जो लोगों से आपने बात करनी है, जो लोगों से मशवरा करना है, उन सब को पीसीज ऑफ डाटा सब के तौर पर लेना है, लेकिन असल में तो आपने गौर व खौज करके अपने हालात के मुताबिक खुद फैसला करना है। ठीक है, जाते जाते क्या कमेंट करना चाहेंगे, नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे डॉक्टर साहब? नौजवान नस्ल के लिए एक पैगाम ये है कि बेटा अपना टाइम मत जाया करें। आप जो कुछ कर रहे हैं आप ये देखिए कि जो कुछ कर रहे हैं ये मुफीद है या नहीं है। और ख़ास तौर पर आजकल जो हमारा बहुत सारा वक्त स्क्रीन पर ज़ाया होता है जो कि बिल्कुल इल्म गैर नाफे है। आप कभी खुद भी सोचें, मैं भी सोचूं कि हम एक मोबाइल पकड़ के उस पर घंटों लगा देते हैं और एंड में हमें सवाए सर में दर्द, आंखों के अंदर बोझलपना और फ्रस्ट्रेशन के और कुछ भी नहीं मिल रहा होता। मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल के जरिए से इल्म हासिल ना करें, इसके अच्छे फायदे ना उठाएं, लेकिन स्क्रीन के ऊपर हम बहुत वक्त ज़ाया करते हैं और वो वक्त ज़ाया करना ना सिर्फ ये है कि उसका फ़ायदा कोई नहीं है बल्कि नुकसानदेह है। तो ये मेरी गुजारिश है कि हम एक चीज़ पर नज़र रखें कि ज़िंदगी असल में वक्त का ही नाम है। अगर कोई कहता है मेरी ज़िंदगी 70 साल है तो उसका मतलब है उसके पास 70 साल का वक्त है। अगर आपने एक दिन ज़ाया कर दिया तो इसका मतलब है ज़िंदगी का एक पोर्शन आपने ज़ाया कर दिया। तो बस वक्त का ख्याल रखिए, वक्त बहुत कीमती है। ठीक है जी। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने इस बेहतरीन टॉपिक के ऊपर हमारी रहनुमाई फरमाई है। और अब आगे बढ़ते हैं, जनाब किताबों के हवाले से अब बात कर लेते हैं। प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं और आज की किताब का तारुफ उनसे जानते हैं। एक सवेर वो व्यारना की मुर्दा बस्ती में पहुंचे जहां तेज हवा से रेत पक्की ठीकरियों और मोहरों पर से धीरे धीरे सरक कर उनकी शक्लें दिखाती थी। सूरज चढ़ा और सर पर आ गया और वो सुस्ताने के लिए एक टीले की ओट में हो बैठे। तुम यहाँ से उठ जाओ, वर्चन ने उसे कहा। उधर किसी और जगह छांव देखकर वहाँ जा बैठो। क्यों? डोरगा हैरान हुआ पर जवाब लिए बगैर उठकर परे चला गया। वर्चन ने डोरगा को उठा दिया था कि वो उस काले डर को उसके चेहरे पर सिमटता फैलता न देख पाए जो इस मुर्दा बस्ती के सामने पाकर उसके अंदर में से उबलता था और चेहरे तक आता था। मोहजू जाते हुए वो इसके पास से हो गुजरा था पर इसके अंदर नहीं आया था और आज भी अगर ये रात में उसके कदमों के नीचे से निकलकर पीछे रह जाती तो वो खुश होता। पर सवेर होने पर उन्हें रुकना था, नहीं तो गर्मी उन्हें जला देती। और जब सवेर हुई तो वो व्यारना में थे। यहाँ कभी कोई नदी थी शायद जो अब नहीं थी। ये जो हिस्सा मैंने आपको सुनाया है ये समझ लीजिए कि खुलासा है बहाव का। मुस्तनसर हुसैन तारड़ का नावल बहाव, इसे संगे मील ने शाया किया है और मेरी तालिब इल्माना राय में ये वो नावल है जिसने रजिस्टर करवाया मुस्तनसर हुसैन तारड़ को बतौर लेजेंडरी नावल निगार। इसमें मुस्तनसर हुसैन तारड़ ने अपनी फ़न की तमाम सलाहियतें, अपनी तख्लीकी सलाहियतें इकट्ठी करके ये नावल जो है उसको लिख डाला। 5000 साल पुराना पंजाब का इलाका और सिंध का इलाका, ये इसका जो है पस मंज़र है। और यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स हैं, बुनियादी 3 कैरेक्टर, पारोशनी, वर्चन और समरू। और अगर मैं इसका वन लाइनर बयान कर सकूं तो वो ये है कि ये एक लव ट्राइएंगल है। पारोशनी का, वर्चन और समरू ये 2 मर्द किरदार हैं और पारोशनी एक खातून है। और ये एक ऐसे इलाके में है जहाँ पे दरियाए घाघरा बहता है। ये उसके किनारे की बस्ती है, छोटी सी बस्ती है बेनाम। और दरियाए घाघरा आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है, हमारी आंखों के सामने से
अब भी बाज़ दरिया ख़त्म हो रहे हैं। अभी मुज़फ़्फ़राबाद में दरिया नीलम के बारे में तहरीकें चल रही हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। और इसी तरह हमारी आंखों के सामने दरिया रावी जो था, वो हमारे बचपन में कितना पानी था और आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म हो रहा है, बहुत कम पानी रह गया है। तो दरिया घाघरा भी इसी तरह भावलपुर के रास्ते में हमें नज़र आता है और वहाँ पे मुस्तनसर हुसैन तारड़ ने इस नावल को सेट किया। वहाँ से किरदार मोहनजोदाड़ो भी जाता है और वहाँ जाके मोहनजोदाड़ो को सारा अच्छे तरीके से देखता है। वर्चन उसका नाम है। और सुमरू जो है वो वहीं पे बस्ती में ही रह जाता है, पारोशनी के पास, जबकि वर्चन चला जाता है। लेकिन मैं देखता हूँ कि मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब का जो अपना मिजाज और अपनी शख्सियत है, ये वर्चन और समरू में बट गई है। वर्चन तारड़ साहब की तरह मुसाफिर है और आवारागर्द है, जो ख़ुद ये लिखते हैं, वेगाबॉन्ड अपने आप को कहते हैं। जबकि समरू जो है वो पानी का गिलास जिसको देखकर, जिसमें पानी एक दिन कम हो गया था और इनके अंदाजे से कम निकला, उसको देखकर ये नावल लिखने का तारड़ साहब को ख्याल आया। ये वाक़या समरू के साथ गुजरता है। फिर पारोशनी एक एम्पावर्ड वेमेन है उस दौर की, और तारड़ साहब ने बहुत महारत से और ख़ूबसूरती से उस दौर को दोबारा से ज़िंदा कर दिया इस नावल में, पारोशनी को दिखाते हुए कि वो उस दौर की ऐसी खातून है कि जब मादरश्री दौर था, ख़वातीन काम करती थीं, पिदरश्री मुआशरा नहीं था और मेल जो डोमिनेशन होती थी वो नहीं थी, मेल ओरिएंटेड सोसाइटी नहीं थी, वो फीमेल ओरिएंटेड सोसाइटी थी। तारड़ साहब ने बुनियादी तौर पे नोहा लिखा है पानी के खुश्क होने का, और ये जो बहाव लफ्ज़ है ये एक अलामत है पानी के बहाव की भी, जो कि अपने रास्ते भी बदलता है, और जब पिछला रास्ता उसका बदल जाता है तो वहाँ पे जो खुश्का पड़ता है उससे हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। मछली, चरिंद, परिंद, रुख, दरख्त, इंसान, सब कुछ, कल्चर, तहजीबें ख़त्म हो जाती हैं। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा ये कैसे तबाह हुई, इस अभी सवालिया निशान है, लेकिन यही है कि वहाँ से दरियाओं ने रास्ते बदल लिए, सैलाब ने तबाहकारी की होगी, या शायद आर्यंस आए, उन्होंने आगे बर्बाद किया और उसके बाद दरिया ने रुख बदल लिया और वहाँ पे खुश्का पड़ गया, कहीं पे कलराठी हो गई ज़मीन और कहीं पे बिल्कुल रेत ही रेत रह गई। तो बहाव वक्त का भी है, 5000 साल का वक्त ये बह रहा। फैसल अहमद हमारे साथ मौजूद थे। अहमद साहब आपका बेहद शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।